और आजकल खास तौर पे अमित शाह को अंग्रेजी से परेशानी है। इमरजेंसी और आज के हालात सिम्टम जरूर मिलते हैं कि प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है, पर क्या कॉजेस दोनों के सिमिलर हैं? ये जो आरएसएस का फिनोमेनन है और जो मोदी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोदी को अकेले मोदी नहीं सोचना चाहिए, वो एक आरएसएस की पैदाइश है, आरएसएस में ही से निकला है और मोदी जब गायब होएगा तो आरएसएस किसी और को ले आएगी, उतनी बड़ी बात नहीं। आरएसएस जब 2014 में आया है, वो इस मंशा से ही पावर में आया है कि वो पावर से कभी हटे नहीं। And in a monologuist public sphere, that right to respond is denied, especially to anti-nationals, especially to urban naxals, especially to jihadists, to terrorists, to Khalistanis. So there is a gatekeeping that's done. कि अगर आप इन सब में से कोई हैं, अगर आप पर ये लेबल लग गया है, then you don't have a right to respond. नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के सुरजीत भवन में मौजूद हूँ, जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल है, कैसे सरकार ने उसे अपने अंडर समाहित कर लिया है और कैसे मीडिया के बोलने पर या उसके एक्सप्रेशन को फ्रीडमली एक्सप्रेस करने पर रोक लगा दी गई है। इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ वक्ता सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैं और जेएनयू के प्रोफेसर हैं। ऐसे ही कुछ वरिष्ठ वक्ताओं द्वारा इसकी संबोधन किया जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर किस तरीके से सरकार ने कब्जा कर रखा है। बात एक लैंग्वेज की हो रही थी, हिंदी, इंग्लिश या जैसे पंजाबी में आजकल एक सिलसिला चला हुआ है और बहुत मीडिया से भी जुड़ी हुई, कवरेज से भी जुड़ी हुई है कि हमारा रीच कहाँ तक है वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। और आजकल खास तौर पे अमित शाह को अंग्रेजी से परेशानी है। पर एक चीज मैं हर जगह कहना चाहता हूँ, स्पेशली जब हिंदी स्पीकिंग रीजन में मैं बात करता हूँ, कि एक अन्याय हिंदी वालों ने बहुत किया इस देश के साथ। कि अब मैंने पंजाब चले जाइए, आप हिंदी रीजन के बाहर चले जाइए, तो हर एक आदमी 3 लैंग्वेजेस बोलता है। अपनी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है। हिंदी के रीजन में कोई तीसरी इंडियन भाषा बोलने को तैयार नहीं है। एक वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम पे संस्कृत थोप दी गई थी, जो किसी ने ना सीखी है ना किसी ने भूली है। तो मैं लैंग्वेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो प्रहार की हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो खास करके 2 लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा दिखती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अपने हिस्टोरिक रीजंस हैं कि दोनों ने अपने आप को एक नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रोजेक्ट किया है और तभी एक नेशनल गवर्नमेंट इनकी तरफ फोकस रखती है। पर ये जो फोकस है, इसको हम इमरजेंसी से जोड़ना चाहते हैं, आज इमरजेंसी की बात करना चाहते हैं। तो देखिए, जहां तक इमरजेंसी और आज के हालात हैं, सिम्टम जरूर मिलते हैं कि प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है, पर क्या कॉजेस दोनों के सिमिलर हैं? और कॉजेस के बिना क्या आप ये चीजों की बात कर सकते हैं या कंपैरिजन उठा सकते हैं? ये जो करंट रिप्रेशन का दौर आया है, उसको आप इमरजेंसी से अगर कंपेयर करें तो वो रिप्रेशन उस समय आया था जबकि इंदिरा गांधी एक बैकफुट पे थी, उनके खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ रही थी, उन्हें अपनी गद्दी का डर था। ये रिप्रेशन चालू कब होता है? जब मोदी 30 साल में पहली बारी पूरी मेजॉरिटी जीत के आते हैं। उनको ना किसी रिप्रेशन का डर है, उनको ना किसी गद्दी हिलने का इमीडिएट डर है, पर रिप्रेशन स्टार्ट होता है किसी और कारणों से। और वो कारण क्या है, हमें वो कारण समझना जरूरी है। ये जो आरएसएस का फिनोमेनन है और जो मोदी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोदी को अकेले मोदी नहीं सोचना चाहिए, वो एक आरएसएस की पैदाइश है, आरएसएस में ही से निकला है और मोदी जब गायब होएगा तो आरएसएस किसी और को ले आएगी, उतनी बड़ी बात नहीं है। आरएसएस चाहती क्या है?
फैसिज्म से जो कुछ आरएसएस ने सीखा है, मेरे को मालूम है कि ये नया एक डिबेट छड़ गया है लेफ्ट में, जो मेरे को समझ नहीं आता कि उसको हम न्यू कहें या पोस्ट कहें या क्लासिकल फैसिज्म कहें, या ये जो डिस्कशन करात ने शुरू कर दिया था जिसका कोई मायना नहीं है आज। फैसिज्म से बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर्ड है आरएसएस, फैसिज्म से सीखा है, और फैसिज्म के जो दायरे हैं उस पे आरएसएस ने ऑपरेट किया है। और वो चाहता क्या है? वो चाहता है जो एक हिटलर के अपने कहने में एको था, वो क्या था? 1000 ईयर राइख। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब नाजिज्म चालू हुआ था उसकी एम्बिशन ये नहीं थी कि हम 4 साल या 5 साल में खत्म हो जाएंगे। आइडिया ये था कि 1000 ईयर राइख इस्टेब्लिश होगी। आरएसएस जब 2014 में आया है, वो इस मंशा से ही पावर में आया है कि वो पावर से कभी हटे नहीं। और इस पावर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पावर को आप पूरी तरह से इस तरह कायम करना चाहते हैं आपके आपको सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाए, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स बहुत जरूरी है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स हैं अब हमें हर तरफ दिख रहे हैं। आरएसएस जिसका डिमांड रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोशल होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का डिमांड है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा समझती है कि 4 या 5 चीजें। ठीक है, जुडिशरी पे कंट्रोल, हमने देखा है जुडिशरी में क्या हो रहा है, हमने देखा है कि एग्जेक्टिव और ब्यूरोक्रेसी का क्या कैसे कंट्रोल है। हमें मालूम है आज यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में कौन बैठे हुए हैं, किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका असर आज नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आगे तक चलेगा। और वो लोग फिर बैठ के आगे चुनेंगे। पॉलिटिकल कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल। पर ये जो हम बात उठाते हैं कि मीडिया, प्रेस या जर्नलिज्म जो 5th पिलर की बात उठाती है, ये 5th पिलर आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एब्सेंट है। मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी गलती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में कि मीडिया प्रोटेक्शन और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह की मीडिया हमारे पास होनी चाहिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसका कोई एक सेक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आर्टिकल 19 है, उसके अलावा कोई भी ये बात नहीं उठी थी। जबकि हमारे फाउंडिंग फादर्स में कई ऐसे थे जो जर्नलिज्म से आए हैं या जर्नलिज्म से बहुत जुड़े हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो डिबेट्स हो रहे थे कि आप किस तरह का मीडिया चाहते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ था। और इस विचार की कमी का आज तक हम भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि मीडिया 2014 में खत्म हुई है तो बात ऐसी नहीं है। मीडिया में इंडिया में कभी ज्यादा जान नहीं थी, और ये बात हमें मालूम है। और मैं जब बात मीडिया की कहता हूं, मैं मीडिया को जर्नलिज्म से अलग देखना चाहता हूं। उसका मैं आपको क्या एनालॉजी दूं कि जिस तरह डॉक्टर और अस्पताल में अंतर होता है, अस्पताल चलाने वालों में, अस्पताल को ओन करने वाले में, अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले में, वही अंतर है मीडिया में और जर्नलिस्ट में और जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म एक इंडिविजुअल पेशा है जिसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ये जो नया विश्वास आ गया है कि कोई भी माइक उठा के कैमरा लेके जर्नलिज्म कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म के अपने तौर तरीके हैं, एक दायरा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक कमिटमेंट टू फैक्ट्स, टू क्वेश्चनिंग ऑफ पावर। मैं 4 चीजें बोल सकता हूं जिसके बिना आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। मीडिया जो है एक सुपर स्ट्रक्चर है जो जर्नलिज्म को पॉसिबल करती है, या होना ये चाहिए था। पर दिक्कत हमारे ये आई है क्योंकि हमने कभी ये ढांचा नहीं बनाया था, तो मीडिया ओनरशिप हमेशा हमने प्राइवेट हैंड्स में छोड़ दी थी। आज आपको जर्नलिज्म शुरू करने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती हैं, बत्ता कि अगर आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा सूटकेस है, पैसे हैं, तो आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस चलाई किसने हैं इस देश में? हिस्टोरिकली अगर आप फ्रेमवर्क देखें, जिसको हम आज जूट प्रेस कहते हैं, जो पूंजीपति थे, कैपिटल थे, जिन्होंने मीडिया को शुरू किया, वो सिर्फ पूंजीपति भी थे
कैपिटलिस्ट भी थे, और वो सारे के सारे एक ही जाति से थे। जाति का भी रोल बहुत अहम है। ये रोल जो आज जाके शायद लेफ्ट को पूरी तरह से समझ आ रहा है। ये सारे बनिया कम्युनिटी से थे, जितने के जितने हमारे मीडिया ओनर्स थे। और इस कम्युनिटी में वैसे भी अगर आप देखेंगे, जो मारवाड़ी ओनरशिप, खास करके बनियों में से भी मैं बोल रहा हूं, जो मारवाड़ी ओनरशिप थी जूट प्रेस की, यही ओनरशिप ने हिंदुत्व का जो स्प्रेड हुआ है, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, गीता प्रेस की फंडिंग भी वही मारवाड़ियों से आई है जिन्होंने हमारी ये नेशनल मीडिया को इस्टेब्लिश किया है। इस ओनरशिप में एक हिंदुत्व में बहुत गहरा विश्वास है, कास्ट से जुड़ा हुआ है, उनके अपने बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और ये जो मीडिया है, ये सरकार के साथ हमेशा चला है, जब तक कि इनके इंटरेस्ट सरकार के साथ जुड़े हुए। आप ना भूलें कि इमरजेंसी के टाइम पे आज बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारे ऊपर ये हुआ था। ट्रिब्यून ने आज आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई ट्रिब्यून को बंद करने की बात हुई थी। भाई रामनाथ गोयनका को अगर हम एक क्रूसेडर माने, तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो एक जनसंघ के सीनियर लीडर थे। वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट संभाल रहे थे। आज इंडियन एक्सप्रेस में वो क्रूसेड नहीं दिखता है, ना ट्रिब्यून में दिखता है वो क्रूसेड। आज ये हालात है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस सरकार को पैसे ऑफर कर दे अपने आप को बंद करने के लिए, तो सरकार उन्हें बंद नहीं करेगी। वो तो सरकार का इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। उनके ऑप-एड पेजेस पे, एडिट पेजेस पे रोज वो चीजें छप रही हैं जो सरकार चाहती है। तो ढांचा इतना बदला क्यों है? क्योंकि ये सवाल हमेशा ओनरशिप का था। सिर्फ सरकार की कंट्रोल की बात नहीं है, ओनरशिप की फंडिंग और ओनरशिप का कंट्रोल। इमरजेंसी के समय कुछ ओनर्स के इंटरेस्ट सरकार के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया था। अगर ये प्रैग्मेटिक आइडियलिस्टिक ऑपोजिशन होती तो वो ऑपोजिशन आज भी हमें दिख रही होती, वो नहीं दिखी। इसके बाद जो पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज है, जिसमें नए मालिक आए हैं, वो नए मालिक भी उसी कम्युनिटी में से आए हैं। बाय द वे, वो भी बनिए हैं, वो अंबानीज हैं, अडानीज हैं, उस या ट्रेडिंग कुछ खत्री कम्युनिटी से आए, वो भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, अरुणपुरी जैसे लोग हैं। पर वो ढांचा वो का वो ही रहा है, पैसे का कंट्रोल और मीडिया का कंट्रोल है, जिसके सिर पे मीडिया चली है। और जब मौका मिला है तो ये लिबरलाइजेशन के भी उतने बड़े सपोर्टर मिल गए। भाई जिस मालिक के जेब लिबरलाइजेशन से भर रहे हैं, तो वो लिबरलाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करेगा, क्यों करेगा? इसमें जर्नलिस्ट के पास क्या रोल रह जाता है? बहुत छोटा रोल रह जाता है, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर जर्नलिस्ट को ये पता है। कुछ हद तक कुछ प्रोटेक्शंस इंडियन लॉ में दी गई थी एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत। वो एक्ट को डाइल्यूट किया गया पोस्ट लिबरलाइजेशन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से। जुडिशरी जजमेंट देने में भी बहुत डिले करती है। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंडर अपने मालिक को ओपन मैगजीन के संजीव गोयनका के साथ केस लड़ा था। वो केस की डिसीजन ही 6 साल लग गई थी। मेरे को तो खुदा न खास्ता एक नौकरी मिल गई थी। जो आम आदमी अगर ये केस लड़ेगा तो उसको ना नौकरी होगी, ना कोई काम होएगा, वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि जर्नलिज्म नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मालिक वो होने नहीं दे रहे हैं। जर्नलिस्टों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, रेजिस्टेंस के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, और जगहें लिमिटेड है जहां पे ये काम हो सकता है। ये ढांचा कांग्रेस के टाइम भी था। अगर आप राडिया टेप्स में सुनेंगे, देखेंगे, जो नेक्सस था जर्नलिज्म का, कैपिटल का और सीनियर एंकर्स का, वो हमें तब भी दिखा था। इस ढांचे को जब मोदी ने देखा, और उसने गुजरात से देखा हुआ था जहां पे उसने प्रेस के साथ डील किया हुआ है, गुजरात समाचार से लेके छोटे बड़े प्रेस। आप वो जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो हाल में निकली थी जिसमें मोदी बात कर रहा है, वो पूरे गुजरात के बारे एक ही चीज बोलता है कि मैंने एक ही गलती की थी। क्या गलती की थी? कि मैंने मीडिया को ठीक से संभाला नहीं था। उसको इस बात पे कोई चिंता नहीं है कि 1000 लोग मरे थे, कि पुलिस ने काम नहीं किया है, ये हुआ है। उसको चिंता इतनी थी कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। वो मैनेजमेंट उसने गुजरात में दंगों के बाद सीखी थी। वो मैनेजमेंट
2014 से इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले मालिकों को काबू किया गया है। ये मालिक जो शुरू में काबू हुए हैं वो है हिंदुस्तान टाइम्स की शोभना भारतीय और टाइम्स ऑफ इंडिया की जेट्स। ये अपने समिट चलाते थे, बड़े बड़े समिट। मोदी ने वो समिट पे आने से ही इनकार कर दिया था पहले दूसरे मौके पे जब उनको न्योता देने गए थे। जहां तक सुनने को मिलता है एक बड़ी फाइल पकड़ा दी गई थी कि भाई आप लोग तो ये खबर छापते हैं और मेरे को बुलाना चाहते हैं। उस मीटिंग के बाद जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था वो बदला गया, एक हेड ट्रैकर था जो वो बंद हो गया। ये चेंजेस आपको साफ दिखते हैं। तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को झुकने में बहुत कम टाइम लगा, साल डेढ़ साल तक नहीं चले। टेलीविजन की बर्बादी पहले हो चुकी थी क्योंकि उसका ओनरशिप पैटर्न ही खोखला है। जो एनडीटीवी की हम बात करते हैं वो रिलायंस के पैसे पे तब तक जीवित था। मोदी को ये बात भी मालूम थी। वही प्रेशर से उसने ओनरशिप इवेंचुअली रिलायंस से अडानी की बदल दी है क्योंकि अडानी उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। हीरोइज्म जहां पे हम देखते हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज पहले से ही प्रेजेंट थी। मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लें, पहले साल डेढ़ साल के अंदर चुप हो गया था। और वो चुप इसीलिए हुआ था क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की एक खास ख्वाहिश थी कि अगर आप अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप अगर क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है अगर आपका मीडिया और जर्नलिज्म पे पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। उनका हम जिस चीजों पे फोकस करते हैं कि वो पकड़ के लोगों को जेल डाल देते हैं या रेड कर देते हैं, वो भी वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आप देखिए दिल्ली में बैठे बैठे कौन से ऐसे बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो मुस्लिम नहीं हैं और जो लेफ्ट से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड मार्क्सिस्ट, जिनको उन्होंने पकड़ के जेल में डाला है। ऐसा क्या डर आ गया है कि मुंह बंद करके लोग दिल्ली में बैठे हुए? उसका कारण सिंपल है और मोदी भी जानता है। एवरेज मिडिल क्लास इस देश जर्नलिस्ट को शामिल करते डरपोक है। डराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लोग घूमते रहते हैं ये डर से कि भाई हमें पता नहीं कब जेल होने वाला है। 90% जो लोग ये स्टेटमेंट में दिल्ली मेयर को देते हैं उनका वही हाल है जो मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा था कि अगर वो सरकार को पैसे दे दे तब भी उन्हें सरकार जेल में नहीं डालेगी। अपना मुंह बंद रखने के लिए, अपने आप को चुप रखने के लिए ये एक बहाना मिल गया है कि सरकार ये कर देगी, सरकार का ये हालत है। जो काम उनसे नहीं मांगा गया था वो काम कर रहे हैं। जो कहते क्रॉल व्हेन आस्क्ड टू बेंड, उससे कहीं ज्यादा कर दिया है बिना किसी के कहे। तो और सरकार इतना भी समझती है कि आप ये देखिए, वायर की बात हुई थी, जो अभी एक आर्टिकल का टेक डाउन हुआ था, हमने कश्मीर पे एक पीस किया था और पीसेस करते रहे हैं कि कश्मीर में क्या क्या राइट्स वायलेशन, आर्मी की किलिंग्स, टॉर्चर्स, ये पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद भी चली आ रही है। जब इनको लगता है कश्मीर हमारे साथ है, तब कश्मीरियों को के साथ जो ये व्यवहार कर रहे हैं वो अपने मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब हमने स्टोरी छापी तो पहले तो प्रिंट में हमने डाली, प्रिंट मैगजीन में, फिर हमने डिजिटल उस पर डाली। हमें नोटिस मिला, वायर ने वो स्टोरी कुछ अंश उसके रिप्रोड्यूस कर, हमें नोटिस टेक डाउन का मिल गया अंडर द न्यू डिजिटल लॉज। उसको जब चैलेंज किया तो हमें नोटिस एक और आ गया कि भाई अगर आप इसे नहीं हटाते हम आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बंद कर देंगे। तो वो स्टोरी हट गई, वो केस अब तक चल रहा है। पर जो स्टोरी प्रिंट में थी वो आज तक अवेलेबल है। इसका मतलब कि स्टोरी में दिक्कत नहीं थी। आप डिजिटल में किसी चीज को हटाना चाहते हैं, आपको उसका कोई बेसिस नहीं है, आप उसको एंटी नेशनल कह सकते हैं, आपको कोई भी उसको टर्म दे सकते हैं, और 4 ब्यूरोक्रेट होम मिनिस्ट्री के या 5 जिनकी कमेटी बैठ के वो स्टोरी आपकी बंद कर सकती है। ये क्यों है? क्योंकि सरकार को मालूम है कि प्रिंट की रीच आज लिमिटेड है। जो स्टोरी डिजिटल पे पहुंच जाती है पोटेंशियली वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो ये सरकार सब कुछ बंद करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
वो न्यूज का जो पहुंच है, कहां तक जाती है, किसके पास पहुंचती है, कितना पहुंचती है, उसका दायरा लिमिट करना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कैरावैन में, अगली बारी हमने फॉलो अप किया जिसमें हमने 2 जनरल्स के नाम किए, जो एक एनडीए को हेड कर रहा है, नेशनल डिफेंस एक्ट, और दूसरा जो रोमियो फोर्स का कश्मीर में अभी इंचार्ज। दोनों टॉर्चर में डायरेक्टली इंप्लीकेटेड थे, वहां बैठ के उन्होंने टॉर्चर कंडक्ट किया है, सबूत के साथ हमने ये छापा है। वो स्टोरी सरकार ने नहीं हटाई। उन्हें मालूम था कि पहली स्टोरी में हमने हटाने से जो स्टोरी को पब्लिसिटी दी है, उससे बेहतर है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि बाकी जो मीडिया है ये स्टोरी को ना फॉलो करेगी, ना ये स्टोरी लोगों तक पहुंचेगी। सरकार का इंटरेस्ट ये है और मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका ये है। वो ये नहीं चाहते हैं कि सारी मीडिया को बंद कर दे या सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दे। वो ये चाहते हैं कि आम जो नागरिक बैठा हुआ है वो सरकार के अगेंस्ट क्रिटिकल जो व्यू पॉइंट्स हैं वो ना देख पाए, सुन पाए। और ये कैसे हो सकता है, इसके लिए इन्होंने कानून बनाए हैं, हथकंडे बनाए हैं। जब ये सब नहीं सक्सीड करते तभी जाके ये कोई रेड की बात करते हैं या किसी अरेस्ट की बात करते हैं। पर जो कानून इनके हाथ में है, ये एक और दायरा है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज को, और आज पूरा का पूरा जो न्यूज की पाइपलाइन है। इवेंचुअली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूज की पूरी पाइपलाइन 2 लोगों के हाथ में आ जाएगी इस देश में। सरकार को 10 ओनर से फिक्र होती थी, 50 से होती थी। इवेंचुअली फोन लिंक्स, प्रोडक्शन हाउसेस, इंटरनेट, न्यूज प्रोडक्शन या तो अंबानी के हाथ में है या अडानी के हाथ में। और अगले 5-7 साल में आप ऐसा कंसोलिडेशन देखेंगे कि अल्टीमेटली न्यूज के यही 2 सोर्सेज रहेंगे। सरकार को किसी भी चीज पे कंट्रोल चाहिए तो उनको इशारा भी नहीं करना, ये दोनों चाहते हैं कि सरकार क्या चाहती है, उसके लिए सरकार को कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये कंट्रोल इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि ये टोटलिटेरियन सोसाइटी या एक इमरजेंसी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। रशिया में भी लोग जानते हैं कि मीडिया उनसे झूठ बोल रही है, टर्की में भी लोग जानते हैं। यहाँ पे एक इल्यूजन है कि प्राइवेट डिवर्सिटी न्यूज में एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो खबर आ रही है वो सरकार से नहीं आ रही, इसीलिए ये प्रोपोगेंडा का असर और भी ज्यादा है। तो इस सब में मैं कोई होप नहीं दे रहा हूं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि आज जो जितना बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए जगह अवेलेबल है। डरने की उतनी बड़ी बात नहीं है, पर सरकार की कोशिश है कि ये बोलने या एक्सप्रेस करने के तरीके को फ्यूटाइल कैसे करें। और ये एक इंस्टीट्यूशनल लड़ाई है। ये लड़ाई तभी सक्सीड हो सकती है जब ये सरकार को एक पॉलिटिकल चैलेंज माउंट करे। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट, और ये भी लिबरल मीडिया की दिक्कत है कि वो जब मोदी को गाली दे सकते हैं, मुड़ के ये नहीं देखते हैं कि हमारी ऑपोजिशन निकम्मी है, जो लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़ रही है। जब तक वो लड़ाई ढंग से नहीं लड़ी जाएगी, जो अकाउंटेबिलिटी हम मोदी से मांगते हैं जब हम खुल के बोलते हैं, वही अकाउंटेबिलिटी हमें ऑपोजिशन से मांगनी जरूरी है। क्योंकि जब तक वो लड़ाई ढंग से नहीं लड़ते तब तक चेंज नहीं आएगा। जब तक ये जो घुटन है ये चलती रहेगी और न्यूज और मीडिया का जो प्रोसेस है या जो उसका दायरा है वही मीनिंगलेस हो जाएगा। रियल डर तो ये है कि हम लोग खड़े होके बोलते रहेंगे पर इस बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हर साल एंटी एमरजेंसी डे मनाया जाता है, इसलिए कि हम अपने पिछले इतिहास को देखें इमरजेंसी के, और उसमें जो जिस प्रकार से जनता ने उसका सामना किया, जो उन्होंने झेला, और जो जो मुसीबतें आईं, उस प्रकार की मुसीबतें दोबारा इस देश के अंदर ना आए, ऐसा सरकार दोबारा ना करे। तो उन सब बातों को याद करने के लिए हम यहाँ होते हैं। और जो कंपैरिजन हम करते हैं, तो हरतोष जी ने जो कंपैरिजन किया उसमें बहुत सार है कि वो इमीडिएटली इंदिरा गांधी अपनी
सत्ता को बचाए रखना चाहती थी, अपनी पोजीशन को बचाए रखना चाहती थी। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन उसी तरह के सिंबल जो हैं प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, जो लोग बोलते हैं उनकी आवाज़ बंद करने के लिए जिस प्रकार से इमरजेंसी में कोशिश की जाती थी, वो दूसरे तरीके से हो रही है। और ये भी ठीक है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। वो सिर्फ इतना था कि मैं किसी तरह अपनी सत्ता पर बनी रहूं। आज जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि एक आइडियोलॉजी उसके पीछे है। ये सिर्फ 2014 की बात नहीं है, बल्कि हम 1925 से कहें या पहले से भी इस प्रकार की विचारधारा कि किस प्रकार से एक ही प्रकार की विचारधारा इस देश के अंदर रहे। जो आज़ादी का आंदोलन था, उसमें भी इस प्रकार की कुछ लोगों का था कि हमको अपना पुराना, जिस तरीके से हमारा पुराने जो संस्थाएं थी, पुरानी विचारधारा थी, गीता है, उपनिषद है, उस धारा पर हम इस देश का निर्माण करेंगे, ये भी एक विचारधारा थी। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो मूल्य आए, वो इसलिए आए कि जो प्रोग्रेसिव विचारधारा जो उस समय चल रही थी, रिनेसांस के बाद या फिर यूरोप के अंदर जो रिफॉर्मेशन आई, और जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक जो विचारधारा, तो उसके अनुसार अगर हमने अपने आज़ादी की लड़ाई को लड़ना है, तो अंग्रेज ये पूछते थे, भाई आप कैसा देश बनाएंगे? आप तो अपनी जातियों में बटे हुए हैं, आप अपने कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई बनिया है, कौन सा देश बनाएंगे? तो हमारा जवाब यही होता था, रहने देते गोखले थे सब, कि भाई हम ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सब लोग बराबर हों, सब समान हों, हिंदू मुसलमान सबको एक तरीके से। तो वो हम एक अश्योरेंस हमने दुनिया को भी दिया और यहाँ के लोगों को भी दिया। तो वो उस विचारधारा के अंतर्गत ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना। अब आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो अपने इतिहास को क्यों नहीं देखते, तो पुराने इतिहास को देखें तो पता लगे कि हमने हमेशा से जब भी विचारधारा पर को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, चाहे वो ब्रिटिश राज हो या इमरजेंसी हो, लोगों ने उसका विरोध किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि बेशक मीडिया को वो कंट्रोल कर ले, किसी तरह के हथकंडे वो करें कि हम लोगों पर समाचार न्यूज़ ना उनको जाए, सिर्फ एक, जैसे हरतोष जी ने कहा, सिर्फ एक लिमिटेड दायरा रहे न्यूज़ का। लेकिन इमरजेंसी के अंदर तो ये भी नहीं था। जो सोशल मीडिया आजकल है या जिस तरीके से मोबाइल वगैरह है, वो भी नहीं था, सिर्फ टेलीफोन थे। लेकिन न्यूज़ रुकती नहीं थी। इतना कंट्रोल होने के बाद भी न्यूज़ जो है, कहीं कोई घटना होती थी, उसका फौरन दूसरे देश कोने तक उस घटना की सूचना चली जाती थी। तो जो विचारधारा है, जो सूचनाएं हैं, वो लोग अपने अपने तरीके लोग ईजाद कर लेते हैं। वो एक ऐसा एक वो होता है जज्बा लोगों के अंदर कि वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमको न्यूज़ मिले, और लोग न्यूज़ देने की तरीके भी उसको खोज लेते हैं। तो इमरजेंसी में हमने देखा, तो यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि हमको कितना भी अंधेरा कुछ नज़र आए,
लेकिन यहाँ के लोगों पर मुझे विश्वास है, जो मैंने इतिहास अपना देखा, जो पढ़ा है आज़ादी के आंदोलन का भी और इमरजेंसी में भी, तो के अगर जब मौका आता है तो यहाँ के गरीब लोग, पिछड़े लोग, वो जिनको हम समझते हैं कि वो कुछ जानते नहीं या उनको समझ नहीं है, मौका आता है तो वो अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। और जो हम सोचते हैं कि एकदम कुछ होगा नहीं, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। मैं जो अपना अनुभव इमरजेंसी का बताऊंगा कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए 1900 जनवरी 1977 में, तो विरोधी लोग तो वो अंदर जेलों के अंदर थे ज़्यादातर, तो धीरे धीरे उनको छोड़ा जा रहा था। बात हुई कि भाई इलेक्शन तो डिक्लेयर हो गए, अब हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, हमारे लोग जेलों से निकल रहे हैं, हमारे ऑफिसेज बंद हैं। तो जेपी ने कहा कि भाई चलो देखते हैं, एक मीटिंग तो हम करें, पब्लिक मीटिंग तो करें। वो कहा गया उनको कि भाई कोई आएगा नहीं, लोग डरे हुए हैं। इमरजेंसी में इतना डर था पुलिस का कि लोग डरे हुए हैं और कोई आएगा नहीं सुनने, तो पब्लिक मीटिंग आप क्या करके क्या करेंगे। उनका नहीं, देखते हैं रामलीला ग्राउंड। तो पहली मीटिंग रामलीला ग्राउंड में ये अनाउंस हो गया कि अपोजिशन की होगी, और उसकी एकदम चारों तरफ खबर फैल गई। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि लोग आएंगे ही नहीं, डरे हुए हैं, पुलिस का बहुत डर है, और इलेक्शन होगा तो इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगी। वहां पर सवेरे जिस दिन मीटिंग थी, उस दिन पता लगा इंटेलिजेंस को कि लोग तो डिसाइड कर दिया कि लोग तो आएंगे। तो उन्होंने उस दिन एक बॉबी फिल्म लगा दी 3 बजे उसका मीटिंग का टाइम था। तो दूरदर्शन पे अनाउंस होने लगा, बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी। लोग, और ये अंदाज़ा ये था कि लोग आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये खबर थी कि लोग आएंगे। और वहीं से, दिल्ली से ही नहीं, दूसरे हरियाणा से, पंजाब से तो पता लगा लोग बसों के अंदर आ रहे हैं। तो बसें उनकी रोक दी गई, वहाँ पर बॉर्डर्स पर लोग पैदल उतर के आने लगे, जो भी उनको मिला उस तरीके। तो मैंने देखा कि रामलीला ग्राउंड जो उस समय तो छोटा सा है, उस समय बहुत बड़ा था, फुल भरा हुआ है पूरी तरीके से। मैंने ऐसा, उसके बाद भी मीटिंगें हुई, ऐसी मीटिंगें जो इमरजेंसी के अंदर हुई मैंने देखी नहीं। तो वहाँ पर उससे एक विश्वास हुआ कि भाई यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। तो वो जो तजुर्बा है, मैंने जो, उसके बाद मैंने जामा मस्जिद की मीटिंग देखी, चांदनी चौक की मीटिंग देखी, ऐसी इतना लोग स्पॉन्टेनियस, जिस तरीके से, इतना डर होते हुए, इमरजेंसी का डर, बहुत बहुत डर था, लेकिन उस डर को तोड़ते हुए लोग आए और उन्होंने उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम, इस देश के लोगों पर विश्वास होना चाहिए, और जब भी, और उसमें जो हम किस तरीके से उनको एजुकेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ के अंदर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनके एक दूसरे को खबर का किस प्रकार से हम दूसरे तरीके अपनाएं कि अब है, ठीक है, वो उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है अपने तरीके से, लेकिन फिर भी चैनल्स तरह तरह के जो हैं उभर रहे हैं, लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो जो अपोजिशन है वो कभी रुकती नहीं, वो कभी रुकेगी नहीं। इस देश के अंदर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन आगे बोल भी रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो बोलने का हक है, वो लोग, इस देश के लोग उसको कभी, उस पर कभी कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब भी मौका आएगा वो उसमें अपना आगे बढ़ेंगे। और ये जो लगता है कि भाई अब कुछ नहीं होगा,
मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमेशा के लिए रहेगा। ये कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की, जो बीज बोए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो इतने, और जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसका, और जो हमारे जो पुराने जो संत रहे हैं, गुरु नानक हैं, और लोग कबीर हैं, और तो ऐसे लोगों ने जो जो इंसानियत के वैल्यूज़ जो बोए हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से उसको वो बर्बाद नहीं कर सकते। और जब मौका आएगा तो लोग उठेंगे, और ये जो चलन चल रहा है वो हमेशा रहेगा नहीं। धन्यवाद। जब डॉक्टर सराया का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आप आके बोलिए इस पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, तो एक गाना है, एक हिंदी फिल्म थी अभिषेक बच्चन की, फिल्म भी यूं ही थी, गाना भी यूं ही था, मगर उसका एक अंतरा है जो अक्सर आजकल याद आता है, और अंतरा था कि छोड़िए अब कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा। बट and I want to also say this before I start. I'm very embarrassed about this. हम पटना में पले बड़े, पटना में स्कूल जाते थे, एक छोटा सा मिशनरी स्कूल था। घर पे उर्दू बोलते थे और बाहर हिंदुस्तानी बोलते थे, और फिर स्कूल में टूटी फूटी उर्दू बोलते थे, और इत्तेफाक से कोई एक ज़बान भी ठीक से नहीं आती है, कोई एक ज़बान भी ऐसी नहीं आती है कि उसमें पूरी बात कह दें, which is a matter of great embarrassment and shame to me, but I keep switching from one language to another. But speaking of the emergency, the one thing, the one word that repeats itself is censorship. आज भी censorship की बात हुई, मगर आजकल censorship से ज़्यादा जो एक लफ्ज़ आता है जहन में, वो है मोनोलॉग, कि अर्नब हैं तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, स्मिता प्रकाश हैं, बोले जा रही हैं, इलाहाबादिया हैं, बोले जा रहे हैं, हर तरफ से हर कोई बोले जा रहा है, और एक ही बात, एक ही नैरेटिव। सो द आइडिया इज मोनोलॉग, एक तरफा बात, मन की बात हो, the lack of press conferences. So there's no scope even for censorship, because there's no other idea, there's no other thought that is coming up. It's आप ये इमेजिन करिए कि आप खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं, और the patriarch कोई कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, और आप बीच में कहते हैं हाँ मगर अच्छा चुप रहो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, and this goes on and on and on, and that's how I feel. It's a very monologous public sphere, और हर पब्लिक स्फीयर में जो एक राइट टू रिस्पॉन्ड होना चाहिए, कि आपने मन की बात में एक बात कह दी, वेयर इज माई राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। आपने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, वेयर इज माई राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड इन अ मोनोलॉगस पब्लिक स्फीयर, दैट राइट टू रिस्पॉन्ड इज डिनाइड, especially to anti-nationals, especially to urban Nakshals, especially to jihadists, to terrorists, to Khalistanis. So there is a gatekeeping that's done, कि अगर आप इन सब में से कोई हैं, अगर आप पर ये लेबल लग गया है, then you don't have a right to respond. तो आपने अच्छे खासे लोगों को पहले ही बाहर कर दिया. So it's just becoming repetitive, it's becoming hegemonic, it's just repeating itself. And there are lots of reasons for that. Hartosh zikr kar rahe the about the nature of the media, about the corporatization of the media, how they're just corporations that own them mostly for profits. तो बहुत सारी वजूहात हैं, and I won't go into all of them. But I'm very concerned about the role of law, the role of the courts, in also creating this very monologous public sphere. पहले होता था abuse of process, लॉ की एंट्री होती थी एज एन abuse of process, कि कोई लॉ है उसको आप अब्यूज कर रहे हैं, आपने किसी को जबरदस्ती पकड़ लिया है, आपने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे पकड़ लिया है,
आपने कैरावान को या वायर को नोटिस भेजी है टेक डाउन की, ये सब अभी भी हो रहा है। मगर इसके अलावा भी कुछ हो रहा है जहाँ पे एक अजीबोगरीब jurisprudence तैयार हो रहा है, which is not even an abuse of law. New law is being created, new law is being constituted, which is very much trying to create a monologous public sphere. And I want to give you 3 examples. You'll bear with me. कुछ दिन पहले दिसंबर 2024 में एक केस हुआ था। नदीम खान एक एक्टिविस्ट हैं, APCR में काम करते हैं, और उन्होंने नवंबर 2024 में हैदराबाद में कोई एग्जीबिशन किया था, और उस एग्जीबिशन में he was trying to showcase the work of his organization about all the PILs that they have filed in the Supreme Court, all legal interventions against hate speech. तो वो बता रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने ये केस फाइल किया, ये केस किया, और उसमें उन्होंने एक पोस्टर एग्जीबिशन लगाया था जहाँ पर हेट स्पीचेस के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका जिक्र था कि फला तारीख पे मोदी ने ये कहा और फला तारीख पे अमित शाह ने ये कहा और नरसिंहन ने ये कहा। उनकी तस्वीरों के साथ उनकी स्पीचेस थी। हैदराबाद में ये हुआ था नवंबर में। दिसंबर में दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है कि भाई आप पर तो FIR है, and the charges against him in the FIR was an assault on the sovereignty, the unity and the integrity of India. तो जब हम लोग कोर्ट गए इस केस को लेके, we were all very sure that this is an absurd case. मतलब इन पर ये कैसे, कुछ भी आप और लगाते, कुछ सोचते, कुछ ये करते, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नदीम खान by putting up these posters has attacked the sovereignty, the unity and the integrity of India. That makes no sense. But I will now read out to you what the prosecution, what the Delhi police actually said in court. And this is now part of the court records. Sorry. And this is scary because when something is said on affidavit, then it becomes part of the court records. Then it gains a certain kind of legitimacy. तो नदीम खान के केस में दिल्ली पुलिस ये कहती है, the selective portrayal is not only factually distorted, but appears to be calculated to evoke feelings of victimization and persecution within that community. Such actions suggest a deliberate attempt to provoke discontent and unrest, amounting to a conspiracy aimed at undermining communal harmony and public order. तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है, दिल्ली पुलिस ये डिनाई नहीं कर रही है कि अमित शाह ने ये कहा है, दिल्ली पुलिस ये डिनाई नहीं कर रही है कि नरसिंहन ने ये वाकई कहा है। दिल्ली पुलिस को इस बात पे इतराज है कि आप भाई अमित शाह की ये स्पीच क्यों बता रहे हैं। अमित शाह ने किसी दिन हो सकता है किसी और मूड में कुछ अच्छी भी बात कही हो, that's a tall order, but anyway आप मोदी जी की ये बात क्यों बता रहे हैं? And by doing that, you are trying to mobilize the community. Then they said, by disseminating such information, the petitioner has acted in a manner that not only contravenes the statutory provisions, but also poses a serious threat to the values of peace and unity enshrined in the Constitution of India. मतलब कि अगर आप इन बातों के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप भड़का रहे हैं लोगों को। अगर आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन कर रही है या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तब आप भड़का रहे हैं लोगों को। And then the court said that I will give you liberty from arrest. I will protect you from arrest. And everyone was very happy. But we said, protect us from arrest, but quash this mad case. And the court said, no, it's not as simple as that. What if there is motivation? What if there was some inner motivation behind you organizing this exhibition? But the point is that even if there was motivation, and there must have been political motivation, how is that a crime? How is that an offense? Even if somebody told me that you must go and organize this exhibition in Hyderabad,
हाउ इज दैट अ क्राइम? मगर कोर्ट ने उनको जेल नहीं जाने दिया, सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं, मगर जूरिस्प्रूडेंस ये बनाया कोर्ट ने that if you talk selectively about bad things that the Home Minister or the Prime Minister have said, then we will read it as bharkawing the Muslims. We will read it as telling the Muslims that there is oppression against you, and such dissemination will be considered a threat to the unity of India. So this is jurisprudence that is coming out from the court. Ali Mahmoodabad's case, again, very similar jurisprudence. पहले कोर्ट ये कहता है कि there seems to be nothing wrong in what you said. And what Ali Mahmoodabad had said was that this is all very well, these press conferences and you bringing a Muslim officer, but if you don't also do something about the discrimination on the ground, then this may not be effective enough. And then he was charged with all kinds of things, including hurting the sentiments, etc. Court says, भाई पहली नजर में तो ठीक लग रहा है, मगर क्या मालूम आपका मोटिवेशन क्या था? हो सकता है कि डॉग विसल हो सकता है कि आप भड़का रहे हो लोगों को, हो सकता है कि आप मोबिलाइज हो, तो कुछ भी सकता है. But the point is that the court refused to quash the criminal complaint. And not only that, 3 बेचारे अफसर पुलिस के, उनकी भी शामत आई थी. SIT बनाई गई है कि आप पढ़िए इसको, ये जो पोस्ट है, और आप बताइए कि असली मकसद क्या होगा इसमें. किसी प्रोफेसर को रख लेते, किसी लिटरेरी क्रिटिक को रख लेते, किसी शायर को रख लेते. 3 बेचारे अफसरों को रखा है कि आप पढ़ के बताइए. And again, look at the jurisprudence that's come out. Even if there's nothing wrong on the face of it, we don't know. You're Muslim. We don't know where you're coming from. We don't know what the motivation could have been. We don't know who will get mobilized. And we will continue to investigate. इसमें 2 और बात है अली महमूदाबाद के केस में, which is our fault, which is the fault of Defense Counsel. वकीलों को अक्सर अब ये लगता है कि let's ask for the bare minimum. मेरा क्लाइंट बेचारा जेल में है, वो किसी तरह छूट जाए. And we press for the bare minimum कि भाई जेल से बाहर आ जाए. और उसके बदले में, जेल से छोड़ने के बदले में, कोर्ट हम लोगों से क्या क्या लिखवा लेता है. पासपोर्ट जब्त हो जाता है, गैग ऑर्डर्स लग जाते हैं. और इस केस में तो जो बहस भी की थी हम लोगों ने, वो ये कहा था कि भाई बड़ा पेट्रियाटिक है, हर बात पे जय हिंद कहता है. That is also part of the defense arguments in the court record. We have actually argued कि देखिए अली महमूदाबाद को अच्छा आदमी है, हर बात पे जय हिंद कहता है. So that's again being reduced to that to exist in this monologuous public sphere, you have to say the same things that are being said by power, that are being said by the establishment. You can't really deviate from that. Vocabulary जो है, जो acceptable limits हैं, उसके दायरे में आपको रहना है. और तब भी अगर परेशानी हो गई, तब कोर्ट आपको छोड़ देगा, मगर बहुत सी शर्तों के बाद छोड़ेगा. So what I'm trying to say is that the courts really like to celebrate, and some of the judges in particular, कि भाई हमने इनको भी, फलां को भी बेल दिया और फलां को भी बेल दिया और हमने ये भी किया. मगर आप ये देखिए कि जिन केसेस में बेल मिल रहा है, वो किन शर्तों पे मिल रहा है, और वो कहाँ ले जा रहा है, हम लोगों को किस तरफ ले जा रहा है. In none of these cases, and I can cite many other cases, जुबैर का केस है, जहाँ फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होगा. जुबैर के केस में ये हुआ था कि उसने रिपोर्ट किया था something that Narasimhanand had said, and the UP police booked him, saying कि भाई वो तो कह रहे थे, उनको कहने को तुम हर बात वायरल क्यों कर देते हो, वो कह रहे हैं बेचारे. And what he was saying, by the way, was invoking rape of Muslim women as a tool for as a tool for civil war, or as a tool for, but the UP police said कि कोई किसी का रेप हुआ तो नहीं था, बस उन्होंने कह दिया था. इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी, और इसको वायरल करने की क्या बात थी. और इन चार्जेस पर जुबैर पे
FIR थी of promoting enmity, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, मगर कहा कि नहीं, इतनी आसानी से कंप्लेंट कैसे क्वॉश होगी, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना होगा। और फिर मोटिवेशन, कि क्या मालूम तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, क्यों तुमने ऐसे आकर उनकी स्पीच को क्यों वायरल किया तुमने। So the patterns that the court is now producing, I think are much more damaging, much more sinister than a simple abuse of process that had happened earlier. This is new jurisprudence. If it's tested against any constitutional fundamental right, it will not survive. But still, because it's coming from the court, it has some vague signature of the state. And often it's said orally in court, it's not even part of formal judgments. It still has the weight of law. It still has that illegibility of the law, कि भाई court से कुछ आया है, यही मतलब होगा, यही होगा इसका मतलब. I'll end with one last thing. ये जो report है, ये the infamous FIR 59 of 2020, anti-CA वाला जो केस है, उमर खालिद, सफूरा, सब इसमें शामिल हैं. ये 27,000 पेज की चार्जशीट है. ये आखिरी रिपोर्ट है, कंक्लूजन है ये करीब 1,500 पेज का कंक्लूजन है. And I want to read for you, this is a public document, so I want to read for you the two concluding paragraphs of the charge sheet, of the conclusion of the charge sheet. Ye suniye. The conspirators, which means all the organizers of the anti-CA protest, by their ingenuity and criminality of thoughts, presented an entirely new dimension to the meaning of hate speech. Their hate speech was covered in the sugar coat of nationalism, which hid the sour and sordid truth that was in fact a well thought out attempt at igniting and reinforcing a pan-Islamic identity by keeping the target audience confused. At times it was against the CAA, at times against so-called fascism, at times in solidarity with Dalits and marginalized sections. The conspirators had something for everyone who was looking up to their intellectual corpus, in the belief that they represented a bona fide political alternative in a vibrant Indian democratic palette. Which part of this could conceivably be an offense? And yet, this is the concluding part of the charge sheet, which accuses them of terror acts. और अब आखिरी पैराग्राफ सुनिए, ये आप लोगों के लिए बहुत relevant है. It says, it is worthwhile to mention here that the aforesaid criminal conspiracy is continuing. It has suffered setbacks with the exposure and arrest of accused persons, but it is neither aborted nor abandoned and shall be accounted for and further unearthed in the continuing investigation. Thank you.